राधे राधे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और व्हाई डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी क्यों है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है और उस डेफिनेशन को बनाने के पीछे का मतलब क्या था। आपने अपने पुराने क्लास में यानी कि 7-8 में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, कहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कौन सी कंट्रीज मोनार्की फॉलो करती है, कौन सा कोई और रूल फॉलो करता है, मतलब रॉयल फैमिली से रॉयल फैमिली वाले रूलर बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पूरा का पूरा सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको दिया होगा ओवरव्यू, आपके बुक में आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ओवरव्यू दिया होगा। इसमें बस यही बताया कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाएगी, उसके पीछे का सेंस बताया जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से ये समझ पाओगे कि डेमोक्रेटिक क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, मतलब उसके फीचर्स क्या हो जाते हैं, ये क्या बताता है क्या नहीं बताता है, कौन कौन सी कंट्री ये डेमोक्रेटिक है, कौन कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इन सब के बारे में आपको चैप्टर पढ़ना है। बहुत ही अच्छी सी चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको लाइन टू लाइन हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। सबसे हमारा पहला आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो यही तो हमारा चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है ही क्या। तो you have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features. अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको एक थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के बारे में पता चल ही गया होगा। तो आपको कुछ कंट्रीज के कुछ कॉमन फीचर्स बताने हैं कि जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस कंट्री से कुछ फीचर्स बता दो। लेकिन अब यहाँ पे आता है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। जरूरत क्या है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के टाइप पे आप प्ले मान सकते हो, एक प्ले दिया गया है कुछ एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसको हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर असली चैप्टर जो है वो बाद में शुरू होगा। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। मैरी कौन है? मैरी एक ऑब्जेक्शन कर रही है किसको? एक टीचर को। मैरी की स्टूडेंट है, ठीक है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। उसको इस तरह से डेमोक्रेसी डिफाइन करने का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है और वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही है। किससे? टीचर से। हाँ टीचर मैटिल्डा लिंगडॉन, टीचर का क्या नाम है? मटिल्डा लिंगडॉन। रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन। मतलब एक डिबेट की तरह क्लास में हो रहा है जहाँ पे टीचर जो है क्वेश्चन का आंसर्स कर रही है, बच्चों के जो डाउट्स है वो उन्हें क्लियर कर रहा है। मैरी पूछती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? मैरी कहती है कि मैम ये तो तरीका गलत है ना। पहले हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं और हमें पता चल गया डेमोक्रेसी क्या है। तो अब हम उसकी मीनिंग क्यों पता कर रहे हैं? व्हाट इज डेमोक्रेसी हम क्यों पता कर रहे हैं? क्या तरीका गलत नहीं है? क्या हमें पहले डेफिनेशन पता चलनी चाहिए थी, बाद में वो क्या होता है हमें पता चलना चाहिए था? बट हमें पहले ही बता दिया गया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और अब हमसे डेमोक्रेसी का मतलब पूछा जा रहा है या मतलब समझाया जा रहा है। तो ये तरीका गलत नहीं है, ये मैरी का डाउट है। टीचर क्या बोलती है? I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have a clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. अब आप अपनी डेली लाइफ में इतने सारे वर्ड्स यूज करते हो। यहाँ पे इन्होंने 3 वर्ड्स बताया, पेन, रेन और लव। ये 3 वर्ड्स को यूज करने से पहले क्या आप सोचते हो कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है? नहीं, आप बस देखते हो, आप बोल देते हो ना। तो बस वही है। तो पहले आप उस चीज को बारे में जानते हो, उसके बाद आप मीनिंग समझना चाहते हो। जो डेमोक्रेसी भी एक वैसा ही वर्ड है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसकी मीनिंग जानना उतना जरूरी नहीं था कि पहले आप मीनिंग जानो तभी आप उसके बारे में पढ़ोगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैरी पूछती है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एंड ऑल। तो अब हमें डेफिनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? फिर टीचर बोलती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी केम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। हमें डेफिनेशन की जरूरत तभी होती है जब हमें उस वर्ड को यूज करने में दिक्कतें आती हैं। We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from say drizzle or cloudburst. अब हम कोई भी बारिश होती है उसे हम रेन नहीं बोल देते। अगर हल्की से बूंदाबांदी होती है तो उसके लिए एक वर्ड है ड्रिजल। और अगर एकदम घना-घोर बारिश हो रही होती है, बहुत ही तेज वर्षा होती है, तो उसके लिए है क्लाउड बर्स्ट। यानी कि बादल फट के एकदम बारिश हो रही है, वैसा एकदम घनघोर बारिश हो रही है, उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। और जब बूंदाबांदी होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल। तो हर चीज को बारिश नहीं बोल देते हैं ना। तो वैसे ही वो बता रही है कि डेमोक्रेसी हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। अगर कोई उसको हर जगह यूज कर रहा है तो उसको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो इसलिए हमें पहले मीनिंग जाननी बहुत जरूरी है। तो अब टीचर क्या बोलती है, सॉरी अब दूसरा बच्चा बोलता है, रिबियान बोलता है बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। अब्राहम लिंकन एक फेमस पर्सनालिटी है।
डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन, कोई भी देखो एक फेमस पर्सनालिटी होता है, वो किसी भी चीज का एक अपना डेफिनेशन बना देता है। तो वही एक बच्चा बता रहा है कि अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, मतलब पीपल का है, बाय द पीपल, पीपल के द्वारा है, यानी पीपल यानी कि लोग, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए है। We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change it? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी टीचर बोल रही है, I am not saying we need to change it. I too found this definition very beautiful, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. अब टीचर बोल रही है कि किसी एक फेमस पर्सनालिटी ने अगर ये चीज डेफिनेशन बोल दी है, हाँ ये डेफिनेशन सही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में, और अगर सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो डेफिनेशन एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, उसमें चेंजेस ला सकते हैं या उसकी मीनिंग, उसका वर्ड का मीनिंग बदल सकता है। अब एक और थर्ड पर्सन बोल रहा है, योलांडा उसका नाम है, बोलता है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी मींस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमन्स मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। अब योलांडा क्या बता रहा है कि हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हमें डेमोक्रेसी के वर्ड का मतलब पता है। डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया। क्या वर्ड है ग्रीक वर्ड? डेमोक्रेटिया। और ग्रीक में डेमो का जो अर्थ होता है, डेमो का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल, मतलब पीपल का रूल। बस मीनिंग समझ में आ गया। अब फिर टीचर बोलती है दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई वुड सजेस्ट से दैट दिस डज नॉट हेल्प ऑलवेज वर्क। ये सही है, मतलब मीनिंग तो सही है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा ना। अब वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स। अब एक वर्ड को तुम उसके ओरिजिन से हमेशा बांध के नहीं रख सकते। अब एग्जांपल दे रही है कि कंप्यूटर के बारे में सोचो। कंप्यूटर को जब हम लोगों ने सबसे पहली बार बनाया गया था, तो कंप्यूटर बनाया गया था कि ताकि वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, कैलकुलेट कर सके। बट अब देखो कंप्यूटर का यूज किया किस लिए हो रहा है? डिजाइनिंग के लिए हो रहा है, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हो रहा है। तो कंप्यूटर के अलग अलग यूज हो रहे हैं ना। बट अगर तब सोचा जाता तो तब तो पॉसिबल था भी नहीं, तब सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए हमने कंप्यूटर का यूज किया, उसको डेवलप किया। अब बहुत तरीके से कंप्यूटर का यूज हो रहा है, फिल्म देखने के लिए हो रहा है, गाना सुनने के लिए हो रहा है। फिर मैरी बोलती है मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। अब मैरी बोलती है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, मतलब हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा कि डेफिनेशन उसकी होती क्या है डेमोक्रेसी की। तो तब टीचर बोलती है हाँ अब तुम मुझे सही समझी हो, तो चलो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। इतना सब स्टोरी बताया है कि मतलब एक डिबेट हुआ टीचर और स्टूडेंट के बीच में कि हमें इस चैप्टर की ही जरूरत क्यों पड़ी। अब मतलब हमें बोला कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेसी क्यों है, ये सब तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, हमें पता है क्या होता है, क्या गवर्नमेंट है, कैसे क्या है, क्या मोनार्की है, क्या नहीं है। तो अब हमें डिबेट से कंक्लूजन मिल गया कि हमें जरूरत क्या है। अब देखो डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहता है, वर्ड की मीनिंग भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अब जो करेक्ट वर्ड है कि जिससे आपको समझ में आए, आप अभी क्लास 9th में आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली में डेमोक्रेटिक का वर्ड क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होती है। एक सिंपल डेफिनेशन है, लेट अस गेट बैक टू अ डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, एक सिंपल फैक्टर जो सारी डेमोक्रेसी, जितने भी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री चल रही है, उन सभी में एक कॉमन फैक्टर क्या नजर आता है, जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा चुना जाता है। मतलब जो लोग हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उस कंट्री में, वो लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं। तो हम इससे एक सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आपकी बुक में बोल्ड में दिया हुआ है, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people, अब यहाँ पे हमें बोला गया है, एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी इससे कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो इलेक्टेड हो रही है, चुनी जा रही है पीपल के द्वारा, बाय द पीपल, ठीक है। तो हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन मिली, इससे हम इस चैप्टर का एक छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अब इससे हम इतना पता कर सकते हैं ये जो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, यानी कि जिस कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, जो पीपल के द्वारा नहीं चुनी जा रही है सरकार, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happen to be in control of the army become the rulers of the country. अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है म्यांमार का, म्यांमार कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है
यहाँ पे हमें बताया गया है कि पहले यहाँ पे क्या होता था, इलेक्शंस हुआ करते थे, जो रूलर वहाँ पे रूल करता था वो इलेक्शंस होते थे, लोग उनको चुनते थे। लेकिन एक आर्मी जनरल था, उसने क्या किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको गद्दी से हटा के वो खुद वहाँ का रूलर बन गया और बोला कि अपना पूरा का पूरा चार्ज, उसने पूरी कंट्री का चार्ज अपने हाथ में ले लिया, अब मैं रूलर हूँ, अब मैं रूल करूंगा। ये कहाँ पे हुआ था, म्यांमार में। म्यांमार में आर्मी का जो हेड होता है, वही आर्मी का हेड, आर्मी जनरल जो होता है, वही वहां पे अब क्या करता है, रूल करता है। यानी कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होती हैं, यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से नहीं चुनते। अरे जब कोई अपनी मर्जी से गद्दी पे बैठ जा रहा है तो लोगों ने थोड़ी चुना है, यहाँ पे जो गद्दी पे बैठा था उसको तो हटा दिया गया था, यहाँ पे आर्मी के चीफ बन जाते हैं म्यांमार में। दूसरा एग्जाम्पल है, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट चाई आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब एक कंट्री है चाइल्ड, वहां पे जो पिनोशेट थे वो क्या हो गया, वहां पे लोगों के द्वारा नहीं इलेक्टेड होते थे। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। मतलब यहाँ पे पहले क्या हुआ था, चाइल्ड में यहाँ पे जो रूलर थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था और इनकी जगह पे भी एक आर्मी का बंदा आके बैठ गया था, पिनोशेट। अब उसने कहा कि अब मैं ये रूल करूंगा, लेकिन बाद में जब तक उसने रूल किया तब तक तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, जब तक इसने यहाँ पे रूल किया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको ही लोगों ने फिर बाद में हटा दिया और बाद में फिर से इलेक्शंस हुए और फिर इलेक्शंस के द्वारा किसी रूलर को वहां पे बैठाया गया, यानी कि अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। ठीक है, अब तीसरे क्या आती है, मोनार्की आती है। कहाँ पे, किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, मतलब वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, वहां पे जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, माने कि उनके जो वंशज होते हैं, जो अभी रूल कर रहे हैं, उनका जो पुत्र हुआ वही फिर, या पुत्री हुई वही फिर जाके राजा रानी बनते हैं वहां पे मोनार्की चलती है सऊदी अरब में। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election democracy. That would be very misleading. अब हमें क्या बता रहा है कि ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कैसे नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जहाँ सऊदी अरेबिया है, म्यांमार है, चाहे या जैसे कि वहाँ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया का एक सबसे खास एग्जांपल है, चाइना का एक एग्जांपल है, वहाँ भी इलेक्शंस होती हैं, लेकिन क्या वहाँ पे रूलर चेंज होते हैं, नहीं होती हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, बोलता है ये जो कंट्री है ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, वहाँ भी इलेक्शंस होती हैं, लेकिन हर इलेक्शन में फिर वही बन जाता है। क्यों बन जाता है, इलेक्शंस हो रही है लेकिन वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है ना, अपने पावर में लेके वो इलेक्शंस करवा रहा है, तो एक तरह से उसको डेमोक्रेटिक बोलोगे, तो वो इलेक्शन की तरीके से करवा रहा है लेकिन हर बार वही बन रहा है। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक का जो हमने डेफिनेशन देखा, ये एक तरह से एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है और हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल हो रहा है लेकिन वो कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, as we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy. हमें chapter 3 में जाके पता चलेगा, जो मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बोला है कि हर एक कंट्री जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड की सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहती है, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. अब हमें इसी वजह से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक कंट्री जो सही में डेमोक्रेटिक है और दूसरी कंट्री जो कि डेमोक्रेसी दिखावा की तरफ करती है कि हाँ हम डेमोक्रेसी हैं, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन उनके तरीके ही कुछ और हैं। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic country. अब हमें features of democracy पढ़ना है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसमें बताया है, we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने इस definition के साथ में ये चैप्टर की शुरुआत की। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूलर्स कौन है, हु आर द रूलर्स। इस डेफिनेशन में ये रूलर्स कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूल कौन कर रहा है। Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? कौन डिसाइड करेगा कि रूलर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आया। फिर कौन कंट्री पे रूल करेगा। अब व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस इलेक्शन को हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं कि हाँ ये एकदम फेयर तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक, किस तरीके के इलेक्शंस को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तरीका जो है इलेक्शन का वो एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शंस का तरीका है। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स। अब ये पीपल कौन है कि जो लोग वोट दे रहे हैं रूलर्स को, ये पीपल कौन है, कौन हो सकते हैं ऐसे पीपल्स जो कि रूलर्स को वोट दे सकते हैं, ये खुद रूलर बन सकते हैं। क्या यहाँ पे कुछ सिटीजन्स के कुछ इक्वल बेसिक रूल्स होने चाहिए कि नहीं इस कैटेगरी के ही लोग सिर्फ रूलर बन सकते हैं और इस कैटेगरी के लोग ही सिर्फ इलेक्ट कर सकते हैं पीपल को, बाकी क्या अलग से ग्रुप ऑफ पीपल है कि नहीं जिनको नहीं वोट देना है, नहीं कुछ करना है, नहीं इलेक्ट करना है पीपल को, नहीं वो रूलर्स बन सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। अंत में एक सवाल आता है कि किस तरह की सरकार को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी,
क्या जो हम इन लोगों ने एक इलेक्शन करके एक गवर्नमेंट बनाई, क्या ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है जो उसके मन में आता है? कुछ भी, लिटरली कुछ भी। क्या ये डेमोक्रेसी है? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या इन सरकार को किसी लिमिट में रह के ही कुछ काम करना चाहिए? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? Let us consider each of these questions with the help of some examples. क्या ये जरूरी है कि इस तरह की डेमोक्रेसी को, सिटीजन से किसी राइट्स को मतलब रिस्पेक्ट करने की? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस डेफिनेशन से रेज हो रहे हैं। तो ये था अभी थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई, कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, इनके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप अभी तक जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।